आज के क्लास में देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बाकी बचे हुए क्वेश्चन। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर बनाए हुए हैं जिसमें कि 1 to 5, उसके बाद 5 to 6 to 12 क्वेश्चन है हम लोगों को। आज हम लोग 13 के आगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आपको N2 रिएक्ट विथ 3S2 और ये फॉर्म कर रहा है अमोनिया के 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोगों को दिया हुआ है कितना? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 92.4 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस? तो इसके लिए हम लोगों को पता है कि आप अगर इसके लिए क्वेश्चन लगाओ तो हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होता? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता हाफ N2, ये गैस होता, और इस साइड क्या होगा 3/2 H2, ठीक है, ये भी गैस होगा। और इधर क्या फॉर्म होना चाहिए? इधर 1 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म होना चाहिए। NH3 का हम लोगों को क्या होना चाहिए? 1 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म होना चाहिए। स्टैंडर्ड इंथैल्पी। तो ये इक्वेशन आएगा कहाँ से? ये आएगा ऊपर वाले ही इक्वेशन में 1/2 करने से। हम लोगों को टर्म्स क्या है? ऊपर दिए हुए इक्वेशन में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे? आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा। और ये वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू हो जाएगा 92.4 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या होगा? किलो जूल पर मोल की यूनिट में है, तो अभी भी वही यूनिट रहेगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है आपको 4, और इधर हो गया 6.2 किलो जूल पर मोल। और आगे क्या साइन लगेगा? आगे साइन लगेगा माइनस। क्यों माइनस साइन लगेगा? क्योंकि पहले से ही माइनस है। तो हम लोगों को टर्म्स इसके क्या हो गए? ये हम लोगों को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा था। तो ये इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1-2 मार्क्स के हो सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6.14। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल लिक्विड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें हम लोगों को मिथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ दिया हुआ है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इधर वाटर दिया हुआ है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इसमें है। फिर ग्रेफाइट का फॉर्मेशन, ग्रेफाइट का कम्बशन रिएक्शन दिया हुआ है। फिर हम लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बशन रिएक्शन दिया हुआ है। तो मेनली हम लोगों को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या चाहिए? हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल चाहिए। तो इसके लिए टर्म्स क्या होगा? मिथेनॉल के लिए हम लोगों को कौन कौन से टर्म की ज़रूरत होगी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो इसको हम लोग यहीं से ही क्वेश्चन निकालते हैं। तो देखिए टर्म्स क्या होगा इसमें? होगा हमें क्या चाहिए? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल कैसे मिलेगा? मिथेनॉल के लिए हमें चाहिए C कार्बन ग्रेफाइट। इसको हम लोग ग्रेफाइट के फॉर्म में, डेफिनेशन ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कि कोई भी सबस्टांस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के प्योर फॉर्म में, कोई कौन सा एलिमेंट है? मिथेनॉल में है कार्बन, हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन इसके कितने हैं? इसके 2 टोटल 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। 4 हाइड्रोजन, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फिर इसके बाद ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? हाफ मोल्स ऑफ O2 की ज़रूरत पड़ेगी। ये गैस जब ये सारे के सारे मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस साइड मिलेगा 1 मोल ऑफ मिथेनॉल CH3OH, और ये फॉर्म क्या होना चाहिए? लिक्विड में होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मिथेनॉल क्या होगा? लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो ये फाइनल रिएक्शन हमें चाहिए हम लोगों को ऊपर का जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसी को मैनेज करके। तो हम लोगों को क्या है? हम लोगों को है रिएक्टेंट साइड में है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इससे हमें कार्बन मिल जाएगा इस इक्वेशन से, इससे हमें हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन हमें कितना मिलेगा? एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यही टर्म को हम लोग देखते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए।
ये इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन। तो ये लिखते हैं हम लोग ग्रेफाइट कार्बन को हम लोग सिंपल कार्बन ही लिख रहे हैं अभी, ग्रेफाइट ही आप एज्यूम कीजिएगा इसमें, प्लस O2 CO2। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है -393 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है हम लोगों को ये वैल्यू क्या चाहिए, हाइड्रोजन, हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या हो जाएगा O2 हो जाएगा, फिर इधर क्या होने वाला है, इधर हम लोगों को 2H2O होने वाला है, ये भी लिक्विड में होगा, ये आपको गैस में बना था। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू डबल हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपको -12 16 17 और फिर ये हो जाएगा 572 किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद बचा क्या है, ऑक्सीजन का हम लोगों को टोटल ऑक्सीजन, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, हाफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इधर हम लोगों को क्या मिल रहा है, इधर हम लोगों को मिल रहा है कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोगों को इस इक्वेशन में क्या चाहिए, इस इक्वेशन में हम लोगों को राइट साइड में प्रोडक्ट साइड मिथेनॉल चाहिए। मिथेनॉल कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन को जो ये हम लोगों को कम्बशन रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें, इसको हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन को बैकवर्ड कर दें, रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को अगर रिएक्टेंट में लिखें तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा हम लोगों को, ये हम लोगों को रिएक्शन नज़र आ जाएगा। तो हम लोगों को इसका देखते हैं, इसको जस्ट रिवर्स करते हैं। ये रिएक्शन क्या हो सकता है, ये रिएक्शन हो सकता है CO2 प्लस, ये गैसियस स्टेट में है, 2H2O, ये लिक्विड स्टेट में है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, CH3OH, ये आपको लिक्विड स्टेट मिलेगा और इधर क्या होगा 3/2 O2। तो जस्ट ये रिएक्शन इस साइड हो रहा है और इसके लिए जो हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो नेगेटिव में थी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे लिए 726 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। और इस वैल्यू को अगर हम लोग थोड़ा नीचे लिख दें, क्योंकि इसके यूनिट क्लियर नहीं नज़र आ रहे हैं, किलो जूल पर मोल के यूनिट में होगा, ठीक है। और अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ऐड करने पे हमें क्या नज़र आ रहा है, हम लोगों को इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ऐड करने पे हमारा प्रोडक्ट हम लोगों को नज़र आ रहा है। देखिए हमारे लिए क्या हो रहा है, टर्म्स जो कॉमन है लेफ़्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ये वाला टर्म्स किसके साथ कॉमन है, ये कॉमन है हम लोगों को गैस के साथ, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा हम लोगों को प्रोडक्ट कौन है, ये हमारा वाटर, इसके वाटर के साथ कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट कर दिया। फिर उसके बाद बच गया है हमारा कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ये तो रहेगा। और ऑक्सीजन में हमें क्या चाहिए, इसको हम लोग 2 ऑक्सीजन को लिख सकते हैं। कैसे, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो ये हो जाएगा कार्बन गैस, ये गैसियस स्टेट में है और कार्बन कौन सा है, ये ग्रेफाइट का है, ये गैसियस, ये हम लोगों को ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है। इसके साथ एडिशन क्या होगा, 2 मोल ऑफ H2 हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट में होगा। और इधर क्या होने वाला है, इधर होने वाला है हमें चाहिए हाफ, अगर O2 चाहिए, हाफ O2 चाहिए तो बचा हुआ क्या रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा 3/2 O2। 2 O2 को हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया हाफ O2 और ये हो गया 3/2 O2। क्यों इसके फॉर्म में लिखे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को सिर्फ
मिथेनॉल चाहिए, और मिथेनॉल तो हमारा रहेगा ही रहेगा, एक्स्ट्रा हमारा ये बचा हुआ है, तो ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड के। ये वाला टर्म्स हमारा क्या हो गया, ये वाला टर्म्स हम लोगों को, ये जो टर्म है ये किसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये वाले प्रोडक्ट के साथ, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट के साथ कैंसिल हो गया। तो बच गया हमारा फाइनल रिजल्ट, यही बचा, क्या बचा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन एज लाइक ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2, ये भी गैसेस है, और रिएक्ट करके क्या बन रहा है हम लोगों को, मिथेनॉल बन रहा है, CH3OH बन रहा है, ये लिक्विड बन रहा है, ठीक है। और अब इसमें हम लोगों को रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में देखिए कि जितने भी एंथैल्पी की वैल्यू है सभी के सभी वैल्यू को हमें ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा, क्योंकि सभी को एडिशन रिएक्शन में हमने शो किया है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट, अब इसको ऐड कीजिएगा तो निगेटिव साइन के साथ इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, एंथैल्पी की, निगेटिव साइन वाले को ऐड कर दीजिए और इसको पॉजिटिव साइन वाले के साथ सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। 3 2 क्या हो गया, 5 बच गया, कुछ नहीं, इस साइड से 9 और 7 कितना हो गया, 16 बचा 1, और इधर हो गया 965 निगेटिव में, और पॉजिटिव वैल्यू कितना है 726। इस दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा 9 और ये क्या हो गया, ये हो गया 3, और इसमें क्या हो गया 2 माइनस 239 किलो जूल पर मोल हो गया। ये क्या है, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH। ये हमारा आंसर था। हम लोगों को सीधे क्या करना है, हम लोगों को ध्यान में रखना था कि हम लोगों के जो रिएक्टेंट है, जो इक्वेशन दिया है, इसको इस तरह से अरेंज करें कि हमारा फाइनल क्या हो जाए, हमारा फाइनल रिएक्शन हो जाए, ये वाला रिएक्शन हम लोगों को फाइनली मिल जाए। और इसी को अरेंज करने के लिए गिवन इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी भी टर्म से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या इसको अरेंज करने के बाद हमारा ये रिएक्शन मिल गया। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। इसमें हम लोगों को एंथैल्पी चेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस सी। इसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन और 4 क्लोरीन में। कहो कि ये एटोमाइजेशन एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। एंड बॉन्ड, कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी फॉर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के लिए इन CCl4। इसमें हम लोगों को ये टर्म्स दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू दी हुई है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हम लोगों को सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको नीचे नोट डाउन कर दें। हमारे टर्म्स क्या हैं, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4, इसकी वैल्यू है 30.5 किलो जूल पर मोल। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी वैल्यू कितनी है -13.5 किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद दिया हुआ है आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डेल्टा AH0, किसका, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये क्वेश्चन में सिंपल कार्बन लिखा हुआ है, ये वैल्यू हमें थोड़ा डिफर लग रही है।
इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन किलोजूल, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन कहने का मतलब हो गया कि सॉलिड कार्बन को हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट कह दो। तो इससे ये क्या कन्वर्ट होगा, या कहो कि इसमें हम लोगों को जो भी कार्बन है सॉलिड स्टेट में है, इसको अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो किस में, कार्बन गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 715.0 किलो जूल पर मोल हो रहा है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन स्टैंडर्ड इज एंथैल्पी ऑफ क्लोराइजेशन एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन गैस का वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हम लोगों को 242 किलो जूल पर मोल। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, कह रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। इस एंथैल्पी चेंज में हम लोगों को क्या प्रोसेस, इसमें कितनी एंथैल्पी नज़र आएगी। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट हम लोगों को चाहिए ये टर्म्स। तो हम लोगों को ये इक्वेशन फाइनली अरेंज करना है। जहाँ भी ये इक्वेशन नज़र आ रहा है उस इक्वेशन को हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसी से हम लोगों को टर्म्स आएगा। हम लोगों को टर्म्स है डेल्टा, इक्वेशन नंबर CCl4, ये क्या है, ये है लिक्विड, और इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए CCl4 गैस में कन्वर्ट करें। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इज इक्वल टू 13.5 किलो जूल पर मोल। दूसरे इक्वेशन से क्या मिल रहा है हम लोगों को, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ये हम लोगों को CCl4, ये जो हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है, किसकी दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्रा, ये हम लोगों को CCl4 की फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड हम लोगों को क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो हमारा होगा वो, ये रिएक्शन है किसका बच्चे, ये है हम लोगों को कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिक्विड को अगर हम लोग गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा H, डेल्टा वेपराइजेशन H लिख दीजिए, H0। फिर दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा है हम लोगों को ये कार्बन सॉलिड से अगर हम लोग कार्बन गैस में कन्वर्ट करें, दूसरा रिएक्शन है हम लोगों को एटमाइजेशन रिएक्शन, ये तो हम लोगों को यहाँ पे है ही, इसको भी हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्या है, कार्बन सॉलिड से एनर्जी दिए ये कन्वर्ट हो गया किस में, कार्बन गैस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन के गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी थी, इसके लिए एनर्जी देनी पड़ी थी हम लोगों को 175.0 किलो जूल पर मोल। हमें अरेंज क्या करना है, हमें ध्यान में ये रखना है कि हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए, कार्बन गैस, क्लोरीन का गैस, और इसका हम लोगों को CCl4 का गैसियस स्टेट चाहिए। तो हम लोग उसी चीज़ को अरेंज करना चाह रहे हैं। तो CCl4 का गैसियस स्टेट जो होगा इसका जस्ट रिवर्स इक्वेशन होगा। हम लोगों को ये कहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है, और इसके लिए हम लोगों को ये टर्म्स में एलिमिनेशन करनी होगी। तो हम लोग देखते हैं इसके टर्म्स कौन कौन से हैं और भी। फिर उसके बाद Cl2 गैस होता, और ये Cl2 गैस से ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, Cl गैस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Cl गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है, इसके लिए एनर्जी देनी पड़ रही है 242 किलो जूल। हम लोगों को ये क्या चाहिए, इसका हम लोगों को 2 टाइम चाहिए। तो टोटल वैल्यू में क्या होगा,
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या होगा 2Cl2 गैस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4Cl गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हम लोगों को 484 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट टर्म है हम लोगों को, एक क्लोरीन का मिल गया, एक कार्बन मिल गया। अब हम लोगों को इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या चाहिए, CCl4 का फॉर्मेशन चाहिए। इसका हम लोगों को, इस दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग क्या करें, बैकवर्ड डायरेक्ट, इसको हम लोग चेंज कर दें, इसका डायरेक्शन क्या कर दें, चेंज कर दें, तो ये रिएक्शन हो जाएगा कार्बन गैस इज इक्वल टू कार्बन सॉलिड माइनस 715.0 किलो जूल पर मोल। और ये वाला इक्वेशन हो जाएगा क्या, 4Cl गैस इज इक्वल टू 2Cl2, और इसका इक्वेशन हो जाएगा -484। अभी तक हम लोग क्या अरेंज कर पाए हैं, अभी तक हम लोग अरेंज कर पाए हैं कार्बन और क्लोरीन। अब हम लोगों को प्रोडक्ट के साइड क्या चाहिए, प्रोडक्ट के साइड चाहिए हम लोगों को CCl4 गैस चाहिए। तो CCl4 गैसियस प्रोडक्ट वाले में हम लोगों को क्या होगा, CCl4 का अगर हम लोगों को गैसियस प्रोडक्ट होगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली वैल्यू, ये वाला जो टर्म्स है ये हम लोगों को यूज़ करना पड़ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये टर्म्स क्या होता है, ये टर्म होता है हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले टर्म्स को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, नेक्स्ट इक्वेशन होगा कार्बन एज लाइक सॉलिड ग्रेफाइड रिएक्ट विथ 2Cl2 गैस, और अब इससे अगर फॉर्म कर रहा हो CCl4 लिक्विड, तो ये क्या देगा आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू देगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4, ये हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 दिया गया है। CCl4 आप लोगों को बच्चे ये लिक्विड फॉर्म में होती है, इसका जो नेचुरल टेम्परेचर पे होता है ये लिक्विड फॉर्म होता है, इसलिए इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, -135 पॉइंट, वैल्यू क्या दिया हुआ है 135.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और अब इसी को हम लोग रीअरेंज कर लें, तो रीअरेंज करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हम लोगों को हो जाएगा CCl4 लिक्विड, इसको अगर आपको ट्रांसफ़र करना है इस साइड तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये टर्म्स हो जाएंगे हमारे CCl4 गैस। इसके लिए क्या लगा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लगा है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू कितनी होगी, 13.5 किलो जूल पर मोल। तो इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। अब हम लोगों को इक्वेशन में क्या हो रहा है, इक्वेशन में CCl4 गैस, और इधर हम लोगों को क्या हो रहा है 4 गैस, और हमारा 4 बच्चे। हम लोग अब सभी इक्वेशन को नेम दे देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये है इक्वेशन नंबर हमारा 3। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को अगर हम लोग क्या करें, ऐड करें। क्यों ऐड करें, हम लोग ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, कार्बन सिर्फ गैस के फॉर्म में चाहिए, और इस साइड हम लोगों को एज लाइक लिक्विड चाहिए, और लिक्विड का हम लोग फिर कैंसिलेशन करेंगे।
तो लिक्विड के कैंसिलेशन से जस्ट पहले हम लोगों को टर्म्स क्या करना होगा, इसको थोड़ा नीचे लिखिए, ये इक्वेशन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग अगर इक्वेशन क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं टर्म्स को इक्वेशन 1 + 2 + 3। जब तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू हम लोगों को हो रहा है ये 1 + 2 + 3। ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये हम लोगों को इक्वेशन आ रहा है क्या, फाइनल इक्वेशन ये आएगा। जो टर्म्स कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉमन टर्म्स को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। ये है हमारा कार्बन सॉलिड, ये हमारा कार्बन सॉलिड। फिर उसके बाद कौन सा टर्म है, उसके बाद है टर्म्स हम लोगों को 2 क्लोरीन गैस, ये 2 क्लोरीन गैस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई और भी कॉमन टर्म्स है और कोई कॉमन टर्म्स नहीं। तो जो कॉमन टर्म्स है उसको कॉमन टर्म्स से कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा हम लोगों को कार्बन एज लाइक गैस प्लस 4Cl एज लाइक गैस, और इस साइड हम लोगों को क्या मिल रहा है, इस साइड हम लोगों को मिल रहा है CCl4। ये क्या मिल रहा है, लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड को हम लोगों को कैंसिल आउट करके क्या करना होगा, इसको गैस में कन्वर्ट करना होगा। तो इससे पहले हम लोगों को सारे के सारे इक्वेशन को ऐड किए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई हम लोगों को सभी के एंथैल्पी को सम कर दीजिए। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5, ये है 5 4 और ये फिर से है 5, तो ये क्या हो गया 14, बच गया 1, तो ये हो गया 4, ये हो गया 12 और ये हो गया 13, बचा है एक अभी भी। फिर उसके बाद 12 और ये 13 और इधर क्या हो गया 14, ये नेगेटिव साइन के साथ किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट है हम लोगों को इसके टर्म्स में क्या हो रहा है, हम लोगों को जो टर्म दिख रहा है, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को फिर से फाइनल इक्वेशन को एक बार देखिए। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए जितने भी गैसेस हैं इस साइड और जितने भी हम लोगों को CCl4 गैस, ये हम लोगों को जस्ट रिवर्स में चाहिए इसके। अब इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन को अगर हम लोग नेम करें A और इसको करें B, तो इस दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन हम लोगों को क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या होगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा, फाइनल इक्वेशन होगा कार्बन एज लाइक गैस प्लस 4 क्लोरीन एज लाइक गैस। ये वाला टर्म्स हमारा कॉमन है, ये वाला टर्म्स हमारा कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा और इधर इधर क्या हो रहा है, हम लोगों को CCl4 गैस मिल रहा है। चाहिए था हम लोगों को जस्ट इसके रिवर्स में रिएक्शन, तो हम लोग इसके रिएक्शन को फाइनली रिवर्स ही कर लेंगे। इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को -414, फिर इस साइड क्या बचा हुआ रह गया, इस साइड बचा हुआ रह गया 0.0 किलोजूल पर मोल। इसे रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, CCl4 गैस, ये कन्वर्ट हो जाएगा C गैस प्लस 4Cl गैस। इसके लिए रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गया हमारा 1404.0 किलोजूल पर मोल। देखते हैं हम लोगों को एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन हम लोगों को पूछा जा रहा था। हम लोगों को रिएक्शन की क्या पूछी जा रही थी, रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज। CCl4 गैस, ये कार्बन गैस और 4Cl गैस, तो हम लोगों को देखिए CCl4 गैस, कार्बन गैस और फिर 4Cl गैस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू अगर आप हम लोग ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू हो रही है 14.04 किलोजूल पर मोल।
बच्चे हम लोगों को इंथैल्पी ऑफ ये जो इंथैल्पी चेंज है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है हम लोगों को 1304.0 किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन में हम लोगों को क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हम लोगों को कार्बन टेट्रा क्लोराइड के सारे बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। CCl4 के क्या हो रहे हैं, के सारे बॉन्ड ब्रेक होके हम लोगों को कार्बन एज लाइक गैस प्लस 4 क्लोरीन सेपरेट हो रहा है, क्लोरीन एज लाइक गैसियस एटम सेपरेट हो रहा है। तो जो भी इस इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है, और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को इसके साथ फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl इन कार्बन क्लोरीन इन CCl4। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के एनी पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को हम लोग अगर 4 ब्रेक कर रहे हैं तो जितनी एनर्जी चाहिए वही हम लोगों को बॉन्ड इंथैल्पी कहलाएगा। तो ये एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, इंथैल्पी हम लोगों को टर्म्स क्या रिलीज़ हो रहा है, इसमें हम लोगों को ध्यान दीजिए कि ये हमारा जो टर्म था ये हम लोगों को फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी रिलीज़ हो रहा था, और इसी को जब हम लोग रिएक्शन को चेंज किए, इसमें हम लोग जो साइड चेंज किए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस हो जाएगा। मतलब कि एनर्जी जब हम लोग इसको सप्लाई करेंगे तब इतने अमाउंट ऑफ 13.04 ये हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा गलत किए हुए थे, जिसमें कि 14.34 लिखे हुए थे, ये 13.35 ही होगा। इसको जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 13.35। तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये टर्म्स क्या हो रहा है, ये टर्म्स हो रहा है 13.4 ये हो रहा है 1304.0 किलो जूल पर मोल। ये इसमें क्या हो रहा है, 4 मोल ऑफ Cl बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, C और कार्बन और क्लोरीन के 4 मोल ब्रेक हो रहे हैं, 4 मोल of CCl bond is being break। by 1304.0 किलोजूल। इसलिए अगर हम लोग 1 मोल Cl बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इसके लिए कितना देना होगा, इसके लिए हम लोगों को 13.4 किलो जूल डिवाइडेड बाई 4, 1 मोल के लिए ये वैल्यू हम लोगों को एनर्जी सप्लाई करना होगा। तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जाएगी, बॉन्ड इंथैल्पी हो जाएगी, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितने टाइम में कटेगा, 3 4 जा 12 बच गया 10, तो इसमें क्या हो गया 2, फिर बच गया 24.6 किलो जूल, ये हम लोगों को पर मोल। 1 मोल ऑफ Cl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोगों को एनर्जी कितनी ज़रूरत होगी, इसके लिए हम लोगों को एनर्जी 326 किलो जूल पर मोल एनर्जी ज़रूरत होगी अगर इसके बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है तो। और अगर ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो इसी का अमाउंट क्या हो जाएगा, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगा 326 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगा कब, जब कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनेगा तो। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, हम लोगों का आंसर होगा 326 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एंथैल्पी, फॉर्मेशन या डिसोसिएशन, तो आप देख लो कि इसके लिए पूछ क्या रहा है आपको, फॉर्मेशन का या डिसोसिएशन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोगों को, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन में यही अरेंज करना था कि जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हेल्प से हम लोगों को ये इक्वेशन फाइंड आउट करना था। और उसी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, ये सारे के सारे वैल्यू को हम लोगों को शो करना पड़ा और रीअरेंज करके देखना पड़ा कि कैसे रीअरेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को 6.16, ये वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों को 6.16 इसमें क्या कर रहा है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, 0 है। व्हाट शैल बी एंट्रोपी चेंज, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम लोगों को 0 है। इंटरनल एनर्जी 0 कहने का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम लोग बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0। तो ये इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपको वर्क डन, ये हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र
प्लस इसके साथ वर्क डन के इक्वल होता है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमें पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल एनर्जी चेंज ज़ीरो है, तो हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये हमारे वर्क डन के बराबर होगा। किसी सिस्टम में क्या होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं हीट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क। और वर्क क्या हो जाएगा, सिस्टम में खुद का अपना वर्क क्या होता है, हमारा वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल। इसी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और ये वैल्यू क्या होगा, हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू होगा। और इसी के साथ अगर हम लोगों इंट्रॉपी चेंज के लिए वैल्यू बात करें तो ये किसके बराबर होगा, हीट ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट ट्रांसफ़र क्या है, हीट ट्रांसफ़र हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म्स हम लोगों को टेम्परेचर चेंज भी पॉजिटिव रहेगा, तो इंट्रॉपी चेंज की वैल्यू हमारी क्या होगी, इसके लिए पॉजिटिव होगी। यही क्वेश्चन आपको सिंपल पूछ रहा था कि बताइए कि इंट्रॉपी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इसके लिए हम लोगों को क्या होगा, ये प्रोसेस के लिए इंट्रॉपी चेंज की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। क्यों, क्योंकि हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू हम लोगों को वर्क डन के इक्वल और वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ये नेगेटिव साइन हम लोगों को अंदर का नेगेटिव साइन बाहर के नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये वैल्यू क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो हीट की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको 6.17, द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A, B और C। इसके लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी हुई है, एंट्रोपी इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, एंट्रोपी की वैल्यू दी हुई है। आपको पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, डेल्टा H एंड डेल्टा S टू बी द कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज। इसमें कहा गया है कि आप एंथैल्पी और एंट्रोपी को कांस्टेंट कंसीडर कीजिए अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब भी, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो आप इसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हो। तो अब हम लोग इसके देखते हैं कि इसमें हम लोगों को टर्म्स क्या होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि हम लोगों को रिएक्शन में क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए डेल्टा जी फाइंड आउट करना। डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। और अगर हम लोगों को डेल्टा जी ज़ीरो हो गया तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालते हैं जहाँ पे हम लोगों को रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन है, हमारे पास पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इनटू डेल्टा एस। तो हम लोगों को टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। अगर हम लोग इसको जीरो करके चेक कर लें, अगर डेल्टा जी जीरो हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर डेल्टा जी जीरो हो जाए एट इक्विलिब्रियम, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, या कहिए कि टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय, पहले हम लोग एक ही स्टेप करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, और टी इज इक्वल टू व्हाट, टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। और अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू टेम्परेचर का क्या आता है। टेम्परेचर एंथैल्पी दिया हुआ है 400 किलो जूल, ये वैल्यू क्या है 400 किलो जूल पर मोल। एंट्रोपी की वैल्यू क्या दी हुई है 0.2 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर केल्विन। इसके लिए हम लोगों को टेम्परेचर क्या होगा 0.2 किलो जूल पर केल्विन, एक केल्विन पर मोल। तो मोल तो कैंसिल हो गया, किलो जूल से कैंसिल हो गया। आंसर हम लोगों को टेम्परेचर का आना है। तो जब इसको
सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर कितने टाइम में कटेगा ये, इस डेसिमल को हटाओ तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 हो गया, कट गया कितने टाइम में, ये कट गया 200 टाइम में और 10, तो टेम्परेचर हो जाएगा 2000 केल्विन, 200 इंटू 10, ये केल्विन में टेम्परेचर आ रहा है आपका। तो इस टेम्परेचर से अगर इसकी वैल्यू हम लोगों को अभी क्या है, अभी इक्वेशन में 0 है, जैसे ही इसकी वैल्यू टेम्परेचर को इससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। अभी तक हमारा डेल्टा जी क्या था, अगर टेम्परेचर 2000 केल्विन से कम रहेगा तो उस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, डेल्टा जी की वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव रहेगी, तो वो रिएक्शन क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। हम लोगों को क्या पूछ रहा है, हमारा रिएक्शन पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, तो ये हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होने वाला कंडीशन है। तो हाई टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 2000 केल्विन, क्या कहिए 2000 केल्विन पे ये रिएक्शन जस्ट इक्विलिब्रियम को गेन करेगा और उससे हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6.18, ये क्या कह रहा है, इस रिएक्शन में कह रहा है कि व्हाट इज़ साइन फॉर डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन क्या है, आपको ये रिएक्शन है कि एटोमाइजेशन का रिएक्शन है। एटोमाइजेशन कहने का मतलब आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस को हम लोग एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हम लोगों को एटोमाइजेशन नहीं हो रही है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल में कन्वर्सन कर रहे हैं, फॉर्मेशन Cl2 के गैसियस स्टेट में फॉर्मेशन का प्रोसेस देखिए क्या हो रहा है। 2 क्लोरीन का गैसियस एटम कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cl2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी आप लोगों को डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आप लोगों को ये नेगेटिव वैल्यू का हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में हम लोगों को ये भी ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या थे, इधर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस थे और अब इसमें मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस इसका क्या हो गया, पहले अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम ज़्यादा थे, इसका क्लोरीन का एटम ज़्यादा था तो इसमें रैंडमनेस हाई थे। जैसे ही ये एटम क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं Cl2 गैस में, तो Cl2 गैस में जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसके 2 एटम क्या होंगे, इसके 2 एटम आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। हर 2 एटम आपस में कंबाइंड हो जाएगा, पहले क्या था, सारा का सारा फ्री था, कहीं भी इसके रैंडमनेस ज़्यादा थे। अब सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पेयर हो रहे हैं, तो इसका रैंडमनेस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डेल्टा एस की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एस हम लोगों को रैंडमनेस मेजरमेंट करने का है, मतलब इसकी ये लेस रैंडम हो जाएगा, ये मोर अरेंज है, ये मोर, इसकी ऑर्डर क्या है, ये है मोर रैंडम और ये क्या है, लेस रैंडम। तो अगर फाइनल, ये सिस्टम क्या है हमारा, फाइनल है, ये क्या था, इनिशियल था, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रैंडमनेस घट रहा है तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये टर्म्स हम लोगों को, ये साइन ही पूछ रहा था कि डेल्टा एस एंड डेल्टा एच क्या होगा, साइन ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा टी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, तो दोनों के साइन इसके क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6.19 को अगर हम लोग देखें तो ये 19 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है टर्म्स 6.19 में हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, 2A गैस प्लस B, ये फॉर्म क्या कर रहा है, 2D गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। हम लोगों को इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, एंट्रोपी की वैल्यू दी हुई है, इसमें हम लोगों को एंट्रोपी की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, इसमें हम लोगों को क्या पूछ रहा है, इसमें हम लोगों को पूछ रहा है गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन पे पूछ रहा है। हमें क्या चाहिए, हम लोगों को गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट के लिए क्या होता है, इसके लिए हम लोगों को डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट की ज़रूरत होती है।
स्टैंडर्ड कंडीशन लगाया हुआ है इसलिए ऊपर 0 लगा दिए, नहीं तो सिंपल हम लोग इक्वेशन डेल्टा चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल टू एंथैल्पी चेंज माइनस टी इंटू एंट्रोपी चेंज। तो ये टर्म्स हम लोगों को इक्वेशन होता। तो हम लोगों को क्या चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी हुई है, हम लोगों को ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम लोग डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, हमें पता है डेल्टा एच नॉट क्या होगा, ये इक्वल होगा इसमें हम लोगों को इंटरनल एनर्जी चेंज, इसमें हम लोगों को क्या पता है, ये वैल्यू हम लोगों को डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये हम लोगों को इंटरनल एनर्जी तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू हम लोगों को डेल्टा ई कहो, डेल्टा इंटरनल एनर्जी कहो या डेल्टा यू नॉट कहो, ये दोनों सेम ही है, इंटरनल एनर्जी है। हमारा इक्वेशन इसमें हम लोग क्लास में इसी को फॉलो किए हैं, तो इसी इक्वेशन को अभी भी फॉलो करेंगे। तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, -10.5 किलो जूल, और इसमें एन जी की वैल्यू गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो देखो इसमें गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, गैसियस प्रोडक्ट है हम लोगों को 2 मोल्स, और गैसियस रिएक्टेंट कितने थे, इसमें हम लोगों को गैसियस रिएक्टेंट 3 मोल थे। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इसका वैल्यू हो जाएगा। इसके वैल्यू डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर हम लोग यहीं पे निकाल दें तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 - 2 + 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू होने वाला है -1। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू -1। आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू हमें 8.314 में आएगा। और टेम्परेचर हमारे लिए क्या है, टेम्परेचर हम लोगों को रिएक्शन हो किस टेम्परेचर पे रहा है, रिएक्शन हम लोगों को प्रेडिक्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर कह रहा है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहने का मतलब है कि हम लोगों को रूम टेम्परेचर पे हो रहा होगा 298 केल्विन। कोई भी रिएक्शन अगर हम लोगों को होता है तो हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन क्या लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हम लोगों को डेल्टा एच के लिए कैलकुलेट करें तो इसमें वैल्यू क्या होगा, 8.314 इंटू 298 केल्विन। तो इसके लिए वैल्यू हो जा रहा है हम लोगों को, ये वैल्यू आएगा -2.477 किलो जूल, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, -10.5 किलो जूल लगा है। तो दोनों वैल्यू अगर ऐड हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -12.977 जूल किलो जूल। डेल्टा एच की वैल्यू आ गई, डेल्टा एच नॉट। तो गिब्स एनर्जी चेंज, हम लोगों को गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ प्रिडिक्ट द वेदर द रिएक्शन ऑकर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम लोगों को डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एच की वैल्यू आ गई -12 पॉइंट समथिंग। और अब हम लोगों को क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए टी इंटू डेल्टा एस चाहिए। तो टी इंटू डेल्टा एस की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है जूल पर केल्विन। अब हम लोगों को इसके लिए वैल्यू क्या होगा, टी इंटू डेल्टा एस भी कैलकुलेट कर ले। तो हम लोग गिब्स एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, ये इंथैल्पी का इक्वेशन तो है ही, इंथैल्पी हम लोग फाइनल लगा देंगे -T इंटू डेल्टा एस। तो T की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू है 298 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू है -44 जूल केल्विन, जूल पर केल्विन। और इसके साथ क्या होगा, ये केल्विन में है तो इसका केल्विन इसके केल्विन को कैंसिल आउट कर देगा। हम लोगों को आंसर क्या आने वाला है, इसकी वैल्यू आने वाली है हम लोगों को पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आने वाली है, क्योंकि माइनस बाहर है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हम लोगों को हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू के साथ। उसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है हम लोगों को, अगर कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, 298 इंटू 44, ये वैल्यू होगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू था डेल्टा एच का वैल्यू क्या था, डेल्टा एच का वैल्यू था हमारे लिए, डेल्टा एच का वैल्यू था -12.977 किलो जूल।
और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है, कितनी 13.112 किलो जूल ये वैल्यू आ रहा है। एक्चुअली आ रहा था आंसर कितना 13,112 और इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से इसमें डिवाइड कर दिए। तो टर्म्स हमारा क्या हो गया, डेल्टा जी पॉजिटिव। अगर हम लोगों को डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा इस रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन हम लोगों को खुद ब खुद होगा नहीं। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोगों को रिएक्शन होगा नहीं आगे। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका अगर हम लोग डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस इसका क्या हो रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 13.11 जो वैल्यू है माइनस करना होगा इसमें 12.977। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को 0. समथिंग पॉजिटिव वैल्यू है। इसको चेक करें, ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू हो रहा है 5, ये वैल्यू क्या हो रहा है 6 और ये वैल्यू क्या हो रहा है 8 पॉइंट नो 13.122 माइनस 12.977। तो इसके लिए वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 0.145 किलो जूल, ये वैल्यू आ रहा है। गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस तो होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है के इक्विलिब्रियम, चूँकि ये हम लोग नहीं यूज़ किए हुए हैं तो इसकी वैल्यू दी हुई है के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। फिर उसके बाद अगर हम लोग रिएक्शन में देखें तो रिएक्शन में हम लोगों को क्या कर रहा है, रिएक्शन में हम लोगों को कह रहा है कि बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट और रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रिलेशन देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड होता है डेल्टा जी नॉट से रिलेटेड होता है। कैसे, ये RT ln Q से रिलेटेड, ln K से रिलेटेड होता है। या कहो कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log K। तो log K की वैल्यू क्या है, log K 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को EQ लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 1 होने वाला है। बाकी सारे वैल्यू हम लोगों को दिए हुए हैं। इसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा 2.303, R की वैल्यू कितनी है 8.314 इंटू इसके लिए टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। और ये देखिए टर्म्स क्या था, आर के साथ इसकी जो वैल्यू होती है यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन पर मोल होता है। तो हम लोगों को ये केल्विन को कैंसिल आउट कर दिया और मोल वाले टर्म्स हम लोगों को जूल पर मोल में आंसर रहेगा। गिब्स एनर्जी का आंसर किस में रहेगा, जूल पर मोल में। तो इसको सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा हम लोगों को 2.303 इंटू
8.314 इंटू 300, तो इसका वैल्यू आ रहा है 57। अगर इसको ध्यान से हम लोग देखें तो ये साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ होता है। गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव साइन माइनस RT ln K इक्विवेलेंट होता है। तो इसके लिए हम लोगों को वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 5.744 किलो जूल पर मोल। इसकी ये वैल्यू है। नेक्स्ट है हम लोगों को इसमें डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करना था, और इसमें हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को इसकी वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू हम लोगों को किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है। जूल को हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट कर दिए, तो फाइनल आंसर हमारा मिल गया किलो जूल में। नेक्स्ट है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है इसमें, कमेंट ऑन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस। इसमें हम लोगों को रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है, NO का रिएक्शन हो रहा है। फिर इसमें हम लोगों को कमेंट करने के लिए कहा रहा है। कमेंट करने के लिए मतलब कि क्या हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड स्टेबल होगा या नॉट स्टेबल होगा। तो देखिए हम लोगों को क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी। बच्चे इस क्वेश्चन में अगर 26.21 में देखें तो हम लोगों को इस गिवन इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब ये आप लोगों को एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या देना होगा, हम लोगों को रिएक्शन में हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद हम लोगों को क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, जो कि फर्दर हम लोगों को एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रिएक्शन हमारा क्या होगा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये क्या था, एंडोथर्मिक था। इसमें हमें एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ रही थी। ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन खुद कंप्लीट होके रिएक्शन में आपको क्या हो रहा है, रिएक्शन में अगर हम लोगों को ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो हम लोगों को डेल्टा H गिब्स एनर्जी वाले टर्म्स से भी रिलेट कर सकते हैं। ये हम लोगों को नेगेटिव हो गया डेल्टा H, और हम लोगों को बाकी टेम्परेचर और इंट्रॉपी चेंज। तो इंट्रॉपी चेंज के लिए अगर हम लोग बात करें, डेल्टा G के लिए बात करें तो डेल्टा H क्या था, इसमें पहले वाले रिएक्शन में ये पॉजिटिव था। और इसके साथ T माइनस डेल्टा S के लिए बात करें तो डेल्टा S किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा S वैल्यू हम लोग देखिए कि इस साइड क्या था, इस साइड कितने गैस थे, इस साइड हाफ गैसियस मॉलिक्यूल और इधर भी हाफ गैसियस मॉलिक्यूल। सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल क्या थे, अलग अलग थे। और अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल का हम लोगों को जब मिक्स हुआ तो इक्वल नंबर ऑफ गैस डेल्टा Ng की वैल्यू तो 0 रह गई, लेकिन ये क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। पहले इसके एटम क्या थे, इसके इस साइड हम लोगों को N2 मॉलिक्यूल्स था, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन के साथ मिक्स था। अब इसमें क्या हो रहा है, टोटल हम लोगों को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरी जगह से कंबाइंड हो रहा है। तो इसमें इंट्रॉपी क्या होगी, इस सिस्टम में इंट्रॉपी हम लोगों को, सिस्टम की इंट्रॉपी क्या हो रही है, सिस्टम की इंट्रॉपी हम लोगों को पॉजिटिव हो जाएगी। ये हीट ट्रांसफ़र सिस्टम में क्या किया जा रहा है, ऐसे भी हम लोगों को सिस्टम में हीट एनर्जी दिया जा रहा है, तो ये वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोगों को टर्म्स इंट्रॉपी घट जाएगी। ये वाला टर्म्स में हम लोगों को क्या हो रहा है, सिस्टम की इंट्रॉपी घट रही है। पहले 2 मॉलिक्यूल्स थे, अलग अलग थे, रैंडम मोशन उसमें ज़्यादा था। अब ये दोनों क्या हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइंड हो रहा है, ठीक ना। तो इसकी इंट्रॉपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव, ये भी वैल्यू हमारे लिए पॉजिटिव। तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन हम लोगों को थोड़ा अनस्टेबल होगा। इसकी वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो हम लोगों को इसमें देखें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हम लोगों को ये अनस्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है, और जैसे ही हम लोग NO बना
ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हम लोगों को क्या हो रहा है, NO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। NO2 में कन्वर्ट होते ही ये क्या हो जा रहा है, हम लोगों को एनर्जी रिलीज़ भी कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोर फेवरेबल होगा। तो हम लोगों को ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन हम लोगों को NO2 जो होगा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो NO इज़ अनस्टेबल और NO2 इज़ स्टेबल, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो ये टर्म्स क्या होगा, ये स्टेबल है, लेकिन हम लोगों को जो प्रोडक्ट पहले रिएक्शन में मिला था वो फिर से एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जा रहा था, NO2 में कन्वर्ट हो जा रहा था। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब वो एनर्जी रिएक्शन खुद प्रोसीड होना चाहेगा। मैक्सिमम एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड इज फॉर्म अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों को किसका दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों को क्या कर रहा है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज कितना हो रहा है, ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। हम लोगों को रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में हमारा रिएक्शन है क्या, ये रिएक्शन है हम लोगों को व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज़ फॉर्म। तो H2 एक गैसियस स्टेट में रिएक्ट करेगा हाफ मोल ऑफ O2 से, ये भी गैसियस स्टेट में फॉर्म क्या हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, H2O लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, डेल्टा F H0 किसका दिया हुआ है, H2O का दिया हुआ है, -286 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब इसकी एंथैल्पी इतनी से डिक्रीज़ हो रही है, ये वैल्यू इतनी एंथैल्पी को डिक्रीज़ कर रहा है। तो जितना भी हीट एनर्जी ये रिलीज़ कर रहा है, सिस्टम की एंथैल्पी को क्या करेगा, सिस्टम के एंथैल्पी को मतलब कि सिस्टम की हीट एनर्जी, सिस्टम से अगर हीट एनर्जी रिलीज़ होगा तो कहाँ जाएगा, ये एनर्जी अगर रिलीज़ हो रहा है हीट एनर्जी ही है। एंथैल्पी वाला टर्म्स क्या हो रहा है, 286 किलो जूल एनर्जी कहाँ जाएगा, ये जाएगा सराउंडिंग में। और ये जो हम लोगों को हीट एनर्जी जाएगा, और इसी में हम लोगों को रिएक्शन हो क्या कहाँ पे रहा है, रिएक्शन हम लोगों को टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है। तो इसके एंट्रोपी चेंज के लिए कंडीशन हम लोग देखें तो इसमें कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज़ फॉर्म अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे ही कहा दिया, इसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो गई, 298 केल्विन हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों को इसमें क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को रिएक्शन डेल्टा S के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हीट ट्रांसफ़र सराउंडिंग में ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, किस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू 286 किलो जूल, 1 मोल ही सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1 मोल पर मोल के लिए बात कर रहे हैं तो इंटू 1 मोल से बात कर लीजिए। ये टर्म्स क्या हो जाएगा, मोल में मोल को 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो 1 मोल इंटू दिस अमाउंट, इसको नीचे लिखें, 1 मोल इंटू 286 किलो जूल पर मोल था। नीचे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपको, ये वैल्यू हो जाएगा 298 केल्विन। तो मोल से कैंसिल आउट हो गया, किलो जूल पर केल्विन। इसमें हम लोग अगर डिवाइड करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हम लोगों को 286 डिवाइडेड बाय वैल्यू 298, 286 डिवाइडेड बाय 298, ये वैल्यू हो रहा है 0.959 किलो जूल पर केल्विन। इसी को आप जूल में अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो 959.73 भी था, इसके साथ 7 आगे था तो 7 रह जाएगा। ये जूल पर केल्विन में हो रहा है।
किसकी वैल्यू है, एंट्रोपी चेंज की। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। हम लोगों को आज का लेक्चर, अब हम लोग इस लेक्चर को वीडियो को ऑफ करेंगे, वीडियो कंप्लीट होता है। अब आप लोगों का टास्क है, नेक्स्ट कंपेंडियम है, कंपेंडियम आप लोग देख लीजिएगा, उसको बनाएंगे और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इससे।